कमरे में छाई हल्की नीली रोशनी के बीच रौनक की आंखें धीरे धीरे खुलीं। जब उसकी नींद पूरी तरह खुली तो उसने पाया कि वो फर्श पर मुस्कान की गोद में सर रखे सो रहा है। मुस्कान सोफे के सहारे बैठी हुई थी और उसकी बाहें रौनक के कंधों के इर्द गिर्द थीं। रौनक झटके से सीधा हुआ। कल रात का सारा वाकया, उसका रोना और मुस्कान के सामने टूटना, उसे एक एक करके याद आने लगा। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि वो इस मामूली सी लड़की के सामने इतना कमजोर कैसे पड़ गया। तभी मुस्कान की भी आंखें खुल गई। उसकी गर्दन रात भर एक ही पोजीशन में रहने की वजह से अकड़ गई थी। गुड मॉर्निंग। सरदर्द कैसा है आपका? मैं नींबू पानी ला दूं? रौनक सख्त अंदाज में बोला। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और कल रात जो भी हुआ वो शराब का असर था। उसे मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। रौनक उठकर तेजी से वॉशरूम की तरफ चला गया। मुस्कान वहीं बैठी मुस्कुराती रही। मुस्कान मन ही मन कहती है, आप चाहे कितना भी भाग लें मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन कल रात आपके आंसुओं ने मुझे बता दिया है कि इस पत्थर के पीछे बहुत ही प्यारा दिल धड़कता है। मुस्कान उठी और उसने देखा कि रौनक ने उसके उठने से पहले ही धीरे से एक ब्लैंकेट उसके पैरों पर डाल दिया था। मुस्कान की मुस्कान और गहरी हो गई। आज रौनक को घर से ही काम करना था क्योंकि कुछ जापानीज इन्वेस्टर्स के साथ उसकी एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मीटिंग थी। ये डील मल्होत्रा ग्रुप के लिए 500 करोड़ की थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता चल रहा था। नताशा आज कुछ ज्यादा ही सजी धजी थी और जानबूझकर रौनक के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी। मुस्कान आई और चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। नताशा ने टोस्ट पर बटर लगाते हुए कहा, रौनी, तुम्हें याद है जब हम पेरिस गए थे? वहां तुमने मेरे लिए पूरा एफिल टावर वाला रेस्टोरेंट बुक कर लिया था। Those were the days। नताशा ने तिरछी नजर से मुस्कान को देखा, ये देखने के लिए कि उसे जलन हो रही है या नहीं, लेकिन मुस्कान आराम से अपना पराठा खा रही थी। वैसे मुस्कान, तुमने तो अपनी जिंदगी में पेरिस का नाम भी सिर्फ टीवी पर ही सुना होगा ना? तुम जैसी लड़कियों की दुनिया सिर्फ रसोई में रोटियां बेलने और मिडिल क्लास सीरियल को देखने तक ही सीमित होती है। रौनक जैसे क्लासी इंसान के साथ तुम एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं लगती। रौनक ने नाश्ता करना रोक दिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मुस्कान ने बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट आवाज में जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं नताशा जी। मेरी दुनिया रसोई और परिवार तक ही थी, लेकिन मैंने अपनी उसी दुनिया में रहकर वफादारी और रिश्ते निभाना सीखा है, जो शायद आपने पेरिस के उन बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं देखा था, क्योंकि अगर सीखा होता तो आप उन्हें मंडप में छोड़कर नहीं भागती। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। शालिनी और रिया की आंखें फटी रह गई। रौनक ने अपनी मुस्कान छिपाने के लिए जूस का ग्लास मुंह से लगा लिया। नताशा ने गुस्से से कहा, यू शट अप। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे स्टोन में बात करने की? कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे खुद पर ही आते नताशा जी। अगर आप इज्जत देंगी तो इज्जत मिलेगी। एक्सक्यूज मी। मुस्कान वहां से उठकर चली गई। नताशा गुस्से से मुट्ठियां भींचती रह गई। उसने कसम खा ली थी कि आज वो मुस्कान को रौनक की नजरों से हमेशा के लिए गिरा देगी। दोपहर के वक्त रौनक की जापानी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग 1 बजे शुरू होने वाली थी। रौनक फाइलें सेट करके अपने बेडरूम में सिर्फ 15 मिनट के लिए फ्रेश होने गया था। तभी नताशा दबे पांव स्टडी रूम में दाखिल हुई। उसका इरादा रौनक की मीटिंग बर्बाद करने का था, ताकि इसका सारा इल्जाम मुस्कान पर आ जाए और रौनक गुस्से में मुस्कान को घर से निकाल दे। नताशा ने तेजी से रौनक का लैपटॉप खोला। उसे पता था कि प्रोजेक्ट समुराय नाम की फाइल डेस्कटॉप पर ही है। उसने बिना सोचे समझे उस फाइल को शिफ्ट डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सिस्टम की हार्ड ड्राइव को भी करेक्ट करने के लिए एक वायरस वाली पेन ड्राइव लगा दी। सिस्टम कुछ ही सेकंड में क्रैश होकर बंद हो गया। अपना काम पूरा करके नताशा मुस्कुराई। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे मुस्कान के दुपट्टे पर गई, जो मुस्कान सुबह सफाई करते वक्त भूल गई थी। नताशा ने अपना कॉफी का मग लिया और जानबूझकर बची हुई कॉफी लैपटॉप के कीबोर्ड पर गिरा दी और मुस्कान का दुपट्टा उसके पास रख दिया। नताशा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अब देखते हैं तेरा ये सिंदूर तुझे रौनक के कहर से कैसे बचाता है। मुस्कान शर्मा। वो छुपकर कमरे से बाहर निकल गई। क्या लगता है दोस्तों, नताशा अपने इरादे में कामयाब हो पाएगी? कुछ देर बाद रौनक जैसी स्टडी रूम में वापस आया, उसकी नजर टेबल पर पड़ी। कीबोर्ड पर कॉफी गिरी हुई थी और लैपटॉप बंद था और स्क्रीन ब्लैंक थी। रौनक ने घबराते हुए कहा, What the? उसने तेजी से लैपटॉप ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम क्रैश हो चुका था।
500 करोड़ की डील की इकलौती प्रेजेंटेशन गायब थी और मीटिंग में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। रौनक गुस्से से पागल हो गया। उसने चीखते हुए कहा, मुस्कान, मुस्कान नीचे आओ, अभी क्या अभी। रौनक की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे घर के लोग भागकर स्टडी रूम में आ गए। मुस्कान भी दौड़ते हुए आई। क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये क्या है? मेरी फाइल्स कहाँ है? और तुमने मेरे लैपटॉप पर कॉफी क्यों गिराई? मैंने कोई कॉफी नहीं गिराई। मैं तो सुबह सफाई करने के बाद इस कमरे में आई ही नहीं। तभी नताशा आगे आई और उसने झूठा रोना शुरू कर दिया। रॉनी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने अभी अभी मुस्कान को इस कमरे से भागते हुए देखा था। और देखो, ये दुपट्टा मुस्कान का ही है ना? ये गवार लड़की तुमसे कल रात की बात का बदला लेना चाहती है। इसने तुम्हारी 500 करोड़ की डील बर्बाद कर दी रॉनी। शालिनी और चाचा राजनाथ ने भी आग में घी डालने का काम किया। मैंने तो पहले ही कहा था, ये सड़क छाप लड़की हमारे घर के लिए पनौती है। रौनक की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसके माथे की नसें तन गई थी। उसने मुस्कान की ओर देखा। टेल मी द ट्रुथ मुस्कान, तुमने मेरे लैपटॉप को हाथ लगाया? नहीं, मैंने नहीं लगाया। झूठ मत बोल, मैंने खुद देखा है तुझे। तू एक नंबर की झूठी और धोखेबाज है। रॉनी, इसे धक्के मारकर घर से निकाल दो। ऐसी जाहिल लड़कियों को ऑफिस के इक्विपमेंट्स की क्या वैल्यू पता होगी। मुस्कान चुपचाप सब सुन रही थी। जब सब बोल चुके तो उसने गहरी सांस ली और वो धीरे धीरे चलकर टेबल के पास आई। उसने बिल्कुल शांत आवाज में बोलना शुरू किया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं नताशा जी। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। मेरे पापा के बीमार होने के बाद से मैंने पिछले 3 साल एक IT कंपनी में डेटा मैनेजमेंट का काम किया है। मुझे नहीं पता था कि पेरिस से बढ़कर आई इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन को इतनी सी बात नहीं पता कि कोई भी स्मार्ट इंसान अपनी 500 करोड़ की फाइल सिर्फ डेस्कटॉप पर सेव नहीं करता। रौनक और नताशा दोनों चौंक गए। मुस्कान ने रौनक का आईपैड उठाया और अपनी उंगलियों से तेजी से कुछ टाइप करने लगी। मुस्कान ने रौनक की तरफ देखते हुए कहा, आपका क्लाउड बैकअप का पासवर्ड वही है ना? आपके पापा का बर्थडे? रौनक ने हैरानी से सर हिलाया। मुस्कान ने पासवर्ड डाला, क्लाउड सर्वर एक्सेस किया और महज 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आईपैड पर डाउनलोड कर ली। मुस्कान ने आईपैड रौनक के हाथ में देते हुए कहा, लीजिए मिस्टर मल्होत्रा, आपकी प्रेजेंटेशन और आपका डाटा बिल्कुल सेफ है। आप अपनी मीटिंग आईपैड से कनेक्ट करके कर सकते हैं। रौनक मुस्कान की इस होशियारी और फुर्ती को देखकर अवाक रह गया। नताशा ने घबराते हुए कहा, तो क्या हुआ? फाइल इसने रिकवर कर ली, लेकिन लैपटॉप तो इसी ने तोड़ा है ना? ये सब इसका ही ड्रामा है। मुस्कान नताशा की तरफ मुड़ी। इस बार मुस्कान की आंखों में खतरनाक चमक थी। नताशा जी, आपने कीबोर्ड पर कॉफी गिराई ताकि लगे कि ये मेरी गलती है, लेकिन आप एक बहुत छोटी सी चीज भूल गई। मुस्कान ने टेबल पर रखा वो खाली कॉफी का मग उठाया और उसे घुमाकर सबके सामने कर दिया। उस सफेद मग के किनारे पर नताशा की डार्क रेड लिपस्टिक का निशान साफ छपा हुआ था। ये मेरे लिपस्टिक का निशान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं लिपस्टिक लगाती नहीं हूं और इस घर में ये डार्क रेड शेड सिर्फ एक ही इंसान लगाता है, वो है आप। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नताशा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। और अगर आपको अभी भी मुझ पर शक है मिस्टर मल्होत्रा, तो इस कमरे के बाहर जो कॉरिडोर है उसमें CCTV कैमरा लगा है। आप फुटेज चेक कर सकते हैं कि पिछले 15 मिनट में इस कमरे में कौन आया था। रौनक ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपना फोन निकाला और सिक्योरिटी ऐप खोला। फुटेज में साफ दिख रहा था कि नताशा दबे पांव कमरे में गई थी और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकली। रौनक ने फोन जोर से टेबल पर पटका। उसकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। वो गुस्से से नताशा की तरफ बढ़ा। नताशा डर के मारे पीछे खिसकने लगी। रॉनी मेरी बात सुनो, मैं तो बस। रौनक ने गुस्से से बोला, शट अप! एक लफ्ज और नहीं नताशा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी पत्नी को फंसाने की और मेरे बिजनेस को दांव पर लगाने की? नताशा ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रॉनी। मैं सिर्फ उस गवार को तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहती थी। हाँ नताशा, वो गवार नहीं है, तुम जाहिल हो। आज उसने अपने दिमाग से वो कर दिखाया जो तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी और लालची औरतें 7 जन्म में नहीं कर सकती। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक गंदगी हो। रौनक ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। गेट आउट! अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। सिक्योरिटी, इस औरत का सामान बाहर फेंको और इसे धक्के मारकर मेन गेट के बाहर निकालो।
और अगर आज के बाद ये मेरी कंपनी या मेरे घर के आसपास भी दिखी तो इसे पुलिस के हवाले कर देना। सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए और नताशा को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। नताशा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन रौनक ने अपना चेहरा फेर लिया। शालिनी और चाचा राजनाथ भी डर के मारे वहां से खिसक लिए। मुस्कान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, आखिरकार नताशा को मुस्कान ने हरा ही दिया। आगे क्या होगा? सब्सक्राइब टू लव सिटी। अब कमरे में सिर्फ रौनक और मुस्कान अकेले थे। रौनक ने गहरी सांस ली और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मीटिंग का समय हो चुका था। मुस्कान आईपैड सेट कर रही थी। रौनक धीरे धीरे चलकर मुस्कान के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। रौनक की सांसें मुस्कान के कानों को छू रही थी। मुस्कान के हाथ कीपैड पर ही रुक गए। तुम्हें पता था कि वो ये सब करेगी? रौनक की करीबी से मुस्कान का दिल जोर से धड़क रहा था। जब दुश्मन अपने घमंड में अंधा हो जाता है तो वो गलतियां जरूर करता है। मुझे बस उसकी गलती का इंतजार था। रौनक ने अपना एक हाथ टेबल पर रखा और दूसरा हाथ मुस्कान की कुर्सी के बैक रेस्ट पर, जिससे मुस्कान पूरी तरह से उसके घेरे में आ गई। तुम इतनी स्मार्ट हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कभी मुझसे मेरा नाम और मेरी मजबूरी के अलावा और कुछ पूछा ही कहा मिस्टर मल्होत्रा? आपने तो मुझे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया था। रौनक ने कुछ पल मुस्कान की उन गहरी मासूम आंखों में देखा। आज उन आंखों में उसे अपना अक्स साफ नजर आ रहा था। थैंक यू मुस्कान, आज तुमने सिर्फ मेरी डील नहीं बचाई, तुमने मुझे एक बार फिर टूटने से बचा लिया। मुस्कान ने अपना हाथ रौनक के उस हाथ पर रख दिया जो कुर्सी पर रखा था। मैंने आपसे कहा था ना, आपके जख्म भरना अब मेरी जिम्मेदारी है। दोनों की नजरें मिली हुई थी। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कनों का शोर बहुत तेज था। पहली बार रौनक ने मुस्कान से नजरें नहीं चुराई। नताशा के जाने के बाद रौनक के दिल के दरवाजे मुस्कान के लिए पूरी तरह से खुलने लगे थे। क्या रौनक को भी होने लगा है प्यार? नताशा के जाने के बाद मल्होत्रा मेंशन की आबो हवा ही बदल गई थी। रौनक के व्यवहार में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। उसका वो खौफनाक गुस्सा अब मुस्कान की एक मुस्कान के आगे पिघलने लगा था। गार्डन में मुस्कान पौधों को पानी दे रही थी। हवा से उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। तभी रौनक पीछे से आया। उसने चुपचाप पीछे से आकर मुस्कान के चेहरे से वो बाल हटाए और उन्हें उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श मुस्कान की सांसें तेज कर गया। मुस्कान चौंकते हुए मुड़ी और बोली, आप ऑफिस नहीं गए अब तक? रौनक मुस्कान की आंखों में डूबते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, जाने का मन नहीं कर रहा था, सोच रहा था कि आज का दिन अपनी स्मार्ट पत्नी के साथ बिताऊं। मुस्कान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रौनक जो कभी प्यार के नाम से चिढ़ता था, आज फ्लर्ट कर रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, आपको बुखार तो नहीं है ना? या फिर कल रात की शराब का असर अभी उतरा नहीं है? रौनक मुस्कान के एक कदम करीब आते हुए बोला, शराब का नशा तो उतर गया मुस्कान, लेकिन जो नशा तुमने मुझ पर कर दिया है वो शायद अब कभी नहीं उतरेगा। मुझे शाम को जल्दी आना है। आज रात मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रौनक ने मुस्कान के हाथ से पानी का पाइप लिया और उसे बंद कर दिया। फिर उसने मुस्कान का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक बहुत ही प्यारा सुकून भरा किस किया। अपना ख्याल रखना। रौनक वहां से चला गया, लेकिन मुस्कान वहीं बुद्ध बनकर खड़ी रह गई। उसके दिल की खुशी 7वें आसमान पर थी। उसको लगा कि आखिरकार उसकी तपस्या पूरी हो गई। उसका शैतान अब इंसान बन रहा था। दोपहर के वक्त मुस्कान रौनक की स्टडी रूम की सफाई कर रही थी। रौनक का एक पुराना कैबिनेट खुला हुआ था। मुस्कान ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ फंसा हुआ था। उसने हाथ डालकर वो चीज निकाली। वो एक लाल रंग की पुरानी फाइल थी। फाइल पर धूल जमी थी। मुस्कान उसे पोंछकर वापस रखने ही वाली थी कि उसकी नजर फाइल के कवर पर पड़े नाम पर गई। प्रोजेक्ट टेक ओवर, मनोहर शर्मा ट्रांसपोर्ट्स 2023। मनोहर शर्मा नाम पढ़ते ही मुस्कान के हाथ रुक गए। ये उसके पापा का नाम था और उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम भी। मुस्कान की धड़कनें तेज हो गई। उसके कानों में चाचा राजनाथ की वो बात गूंजने लगी, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पास हर किसी की कुंडली होती है, वो बस बिजनेस के लिए कमजोर थे। मुस्कान ने कांपते हाथों से वो फाइल खोली। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रही थी, उसके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी। उसमें मल्होत्रा ग्रुप, विशेष रूप से चाचा राजनाथ मल्होत्रा की वो सारी साजिशें लिखी थी जिनके जरिए उन्होंने मनोहर शर्मा की छोटी सी कंपनी पर झूठे कर्जे लादे थे।
उनके ट्रकों को इलीगल माल के साथ पकड़वाने की साजिश रची गई थी। वो सारे नकली दस्तावेज उस फाइल में मौजूद थे जिनकी वजह से उसके पापा बर्बाद हुए, दिवालिया हुए और हार्ट अटैक का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए। मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस परिवार में वो रह रही थी उसी परिवार ने उसके पापा की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन असली सदमा अभी बाकी था। मुस्कान ने फाइल का सबसे आखिरी पन्ना पलटा। वो एक एनडीए और सेटलमेंट ड्राफ्ट था। उसमें लिखा था कि इस गैर कानूनी टेकओवर की बात कभी बाहर नहीं आनी चाहिए ताकि मल्होत्रा ग्रुप की इमेज खराब ना हो। और उस ड्राफ्ट पर तारीख सिर्फ 1 हफ्ते पुरानी थी और सबसे नीचे जिस इंसान के दस्तखत थे वो कोई और नहीं, रौनक मल्होत्रा था। फाइल मुस्कान के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मुस्कान फूट फूट कर रोते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, रौनक ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। उसे सब समझ आ गया। रौनक को सब पता था। उसे पता था कि उसके चाचा ने क्या किया है, लेकिन उसने अपने परिवार की इज्जत और अपने बिजनेस को बचाने के लिए उस सच्चाई को छुपा लिया। मुस्कान को वो दिन याद आया जब उसने बालकनी में रौनक को सच्चाई बताई थी और रौनक ने कहा था, आई डिडंट नो मुस्कान, मुझे नहीं पता था। मुस्कान ने रोते हुए कहा, क्यों रौनक, क्यों? आपने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छिपाई? मैं तो आपसे प्यार करने लगी थी, आप पर भरोसा करने लगी थी और आपने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुस्कान फूट फूट कर रोने लगी। शाम के वक्त रौनक आज बहुत खुश था। उसने ऑफिस से आते वक्त एक बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग खरीदी थी। आज वो मुस्कान को प्रपोज करने वाला था। उसे दुनिया के सामने अपनी असली पत्नी का दर्जा देने वाला था। वो खुशी खुशी कमरे में दाखिल हुआ। मुस्कान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या। रौनक के शब्द मुंह में ही रह गए। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक लैम्प जल रहा था। मुस्कान बेड के पास फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और सूज गई थी। उसके सामने जमीन पर वो लाल फाइल पड़ी थी। रौनक की नजर जैसी उस लाल फाइल पर पड़ी, उसके हाथ से वो रिंग का बॉक्स छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे जिस चीज का डर था वो हो चुका था। उसने घबराते हुए कहा, मुस्कान, तुम ये फाइल। मुस्कान धीरे से उठी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, सिर्फ खामोशी थी। वो रौनक के करीब आई और उसने वो फाइल उठाकर रौनक के सीने पर मार दी। ठंडी लेकिन जहरीली आवाज में मुस्कान ने कहा, ये क्या है मिस्टर मल्होत्रा, क्या है ये? मुस्कान, मेरी बात सुनो, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। मुस्कान ने चीखते हुए कहा, क्या एक्सप्लेन करेंगे आप कि जिस दिन मुझे उस बालकनी में रोता हुआ देखकर आपने मुझे गले लगाया था, उसी के अगले दिन आपको सच पता चल गया था कि आपके चाचा ने ही मेरे पिता को मौत के मुंह में धकेला है और आपने उस सच्चाई पर अपने दस्तखत करके उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। रौनक ने आगे बढ़कर मुस्कान का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मुस्कान ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। डोंट टच मी, मुझे हाथ मत लगाना रौनक मल्होत्रा, मुझे आपके इस छूने से घिन आ रही है। मुस्कान की बात सुनकर रौनक की आंखों में भी आंसू आ गए। वो एक बेबस इंसान की तरह मुस्कान के सामने खड़ा था। हाँ, मुझे पता चल गया था मुस्कान, मुझे पता चल गया था कि चाचा ने मनोहर शर्मा के साथ क्या किया है। मैंने उनसे लड़ना चाहा, मैं उन्हें जेल भेजना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मल्होत्रा ग्रुप रातों रात बर्बाद हो जाता। मेरे पापा की सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। मुस्कान ने व्यंग्यात्मक हंसी से हंसते हुए कहा, और मेरी सालों की मेहनत, मेरे पापा की वो छोटी सी कंपनी, वो कुछ नहीं थी? गरीबों की मेहनत और उनकी जिंदगी की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है ना? ऐसा नहीं है मुस्कान, मैंने तुम्हारे पापा के इलाज का सारा खर्च उठाया, मैंने उनका कर्ज माफ करवाया। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं मुस्कान। आई लव यू। आई लव यू सुनकर मुस्कान के कदम पीछे हट गए। ये वही 3 शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए वो कुछ घंटे पहले तड़प रही थी, लेकिन आज ये शब्द उसे किसी गंदी गाली की तरह लग रहे थे। उसे शब्द भी अब झूठे लग रहे थे। प्यार? आप प्यार का मतलब ही जानते हैं मिस्टर मल्होत्रा? प्यार की बुनियाद सच पर होती है, धोखे पर नहीं। आपने मुझे खरीदा नहीं था, आपने तो मुझे रिश्वत दी थी। वो अस्पताल का बिल, वो नए कपड़े, आपका ये सो कॉल्ड प्यार, ये सब मेरी खामोशी की कीमत थी? नहीं मुस्कान, मेरा प्यार झूठा नहीं है। प्लीज मुझे एक मौका तो दो।
मुस्कान ने रोते हुए अपनी मांग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सिंदूर जो आपने उस रात मेरी मांग में भरा था, मुझे लगा था कि वो मेरी इज्जत बचाने के लिए था, लेकिन सच तो ये है कि वो भगवान का इंसाफ था। वो सिंदूर मेरी मांग में नहीं, मेरी किस्मत में लगा हुआ वो दाग है जो हर पल मुझे याद दिलाएगा कि मैंने अपने पिता के दुश्मनों के घर की रोटियां तोड़ी है। मुस्कान पीछे मुड़ी और उसने अपना पुराना वाला झोला उठाया जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। रौनक घबरा गया। वो दौड़कर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रही हो? तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। बाहर बहुत बारिश हो रही है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रास्ता छोड़िए मिस्टर मल्होत्रा। आज अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसी कमरे में अपनी जान दे दूंगी। क्या मुस्कान चली जाएगी रौनक को हमेशा के लिए छोड़कर? आपको क्या लगता है, क्या मुस्कान को रौनक को माफ कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। रास्ता छोड़िए मिस्टर मल्होत्रा। आज अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसी कमरे में अपनी जान दे दूंगी। मुस्कान की आंखों में अपने लिए दृढ़ता देख रौनक के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। मुस्कान कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरते वक्त हॉल में चाचा राजानाथ, शालिनी और रिया खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया था। राजनाथ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, ये सोचकर कि चलो भला टली। मुस्कान राजनाथ के सामने जाकर रुकी। कानून की नजरों में शायद आप बच गए हो राजनाथ मल्होत्रा, लेकिन भगवान की अदालत में आप मुजरिम हैं। मेरे पापा के एक एक आंसू का हिसाब मेरे कान्हा जी आपसे लेंगे, और इस महल की नींव जो आपने धोखे से रखी है ना, वो एक दिन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। याद रखिएगा मेरी बात। मुस्कान ने एक बार पलटकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा। रौनक वहीं खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वो एक बुत की तरह उसे जाता हुआ देख रहा था। मुस्कान ने अपने माथे पर हाथ रखा और पल्लू से उस लाल सिंदूर को रगड़कर मिटाने की कोशिश की, तो सिंदूर फैलकर उसके पूरे माथे पर लग गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर तेज बारिश में निकल गई। रौनक वहीं घुटनों के बल बैठ गया। जिस लड़की ने उसे जीना सिखाया था, उसे इंसान बनाया था, वो आज हमेशा के लिए उसे इस अंधेरे में छोड़कर चली गई। क्या यहीं खत्म हो जाएगी मुस्कान और रौनक की कहानी? मुस्कान के जाने के बाद रौनक उसी जगह सीढ़ियों पर घंटों बैठा रहा। उसके हाथों में वो डायमंड रिंग का बॉक्स था जो अब उसके किसी काम का नहीं था। अचानक रौनक अपनी जगह से उठा। अब उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। दूसरी तरफ राजनाथ अपने कमरे में शालिनी के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे कि तभी दरवाजा एक जोरदार लात से खुला। रौनक, ये क्या बदतमीजी है? रौनक बिना कुछ बोले आगे बढ़ा। उसने राजनाथ के हाथ से ग्लास छीनकर दीवार पर दे मारा और उनका कॉलर पकड़कर उन्हें दीवार से सटा दिया। रौनक, छोड़ो अपने चाचा को। पागल हो गए हो क्या तुम? मॉम, पागल तो मैं अब हुआ हूं। चाचा, आपने क्या सोचा था कि उस फाइल पर मेरे सिग्नेचर लेकर आप बच जाएंगे? आपने मेरे बिजनेस का फायदा उठाकर मेरी मुस्कान की जिंदगी तबाह कर दी। मैंने जो किया इस मल्होत्रा एम्पायर के लिए किया। उस मामूली सी लड़की के लिए तुम अपने खून को दुश्मन बना रहे हो। वो मेरी जान थी और आपने उसे मुझसे छीन लिया। आपने मेरे प्यार की बलि चढ़ाई है ना चाचा जी? अब मैं आपके इस पूरे मल्होत्रा एम्पायर की बलि चढ़ाऊंगा। ये रौनक मल्होत्रा का वादा है। आपने उस लड़की का घर उजाड़ा है, अब मैं आपको सड़क पर लाऊंगा। रौनक वहां से मुड़ा और उसने अपना फोन निकालकर अपने लॉयर को कॉल किया। मिस्टर मेहता, कल सुबह बोर्ड मीटिंग बुलाइए। मुझे मल्होत्रा ग्रुप के सारे शेयर्स और राजनाथ के सारे इलीगल पेपर्स प्रेस के सामने लीक करने हैं। हाँ, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। मुस्कान बारिश में भीगते हुए अस्पताल पहुंची। उसे तेज बुखार था, लेकिन वो अपने पापा के बेड के पास बैठी थी। तभी अस्पताल के डीन अंदर आए। मुस्कान जी, आपके हस्बैंड मिस्टर मल्होत्रा का कॉल आया था। उन्होंने आपके पिता के आगे के इलाज के लिए 50 लाख रुपए और जमा करवा दिए हैं। मुस्कान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी। वो मेरे हस्बैंड नहीं है डॉक्टर, और मुझे उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आप वो पैसे उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन मुस्कान, तुम्हारे पिता का कल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है। बिना पैसों के हम वो कैसे करेंगे? मैं अपने पापा को किसी सरकारी अस्पताल में ले जाऊंगी। मैंने अपने पापा को खोने के डर से ही अपनी इज्जत का सौदा किया था ना।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसी इंसान की रोटियां खा रही हूं जिसने मेरे पापा की ये हालत की है। मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन मल्होत्रा खानदान का एक पैसा मेरे पापा के इलाज में नहीं लगेगा। मुस्कान ने डीन के सामने हाथ जोड़ लिए। डीन बेबस होकर वहां से चला गया। अस्पताल के बाहर तेज बारिश हो रही थी। मुस्कान अपने पापा की दवाइयां लेने के लिए मेडिकल स्टोर की तरफ जा रही थी। तभी एक काली एसयूवी आकर रुकी। रौनक कार से बाहर निकला। वो पूरी तरह भीग रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो किसी को भी रुला दे। मुस्कान ने उसे देखा, लेकिन बिना कोई रिएक्शन दिए वो आगे बढ़ने लगी। रौनक ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। मुस्कान, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। रास्ता छोड़िए मिस्टर मल्होत्रा, मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने सब खत्म कर दिया मुस्कान। मैंने चाचा राजनाथ को पुलिस के हवाले कर दिया है। मैंने मल्होत्रा ग्रुप के अपने सारे शेयर्स तुम्हारे पापा के नाम कर दिए हैं। मैंने अपना सब कुछ तबाह कर दिया मुस्कान, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, लौट आओ मेरे पास। रौनक फूट फूट कर रो रहा था। जो इंसान दुनिया को झुकाता था, वो आज एक लड़की के सामने घुटनों पर बैठा बारिश में रो रहा था। लेकिन मुस्कान का दिल अब पत्थर हो चुका था। आप सोचते हैं कि चंद कागजों और पैसों से आप मेरे पापा के वो आंसू खरीद लेंगे जो उन्होंने रातों को छुप छुप कर बहाए हैं? आपके चाचा ने उन्हें बर्बाद किया और आपने उस सच को छुपाया। मेरे लिए आप दोनों एक बराबर हैं। मैं सच में तुम्हें खोने से डर गया था मुस्कान। मेरा प्यार झूठा नहीं है। तो भाड़ में जाए आपका प्यार। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो मेरे ही वजूद से मुझे नफरत करना सिखा दे। मुस्कान ने अपने माथे की तरफ इशारा किया, जहां अब कोई सिंदूर नहीं था। देखिए, मिटा दिया मैंने आपका वो सिंदूर। अब आप मेरे लिए मर चुके हैं रौनक मल्होत्रा। अगर आपको मुझसे थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुस्कान मुड़ी और वापस अस्पताल के अंदर चली गई। मुस्कान। रौनक वहीं बारिश में घुटनों के बल बैठा जोर जोर से रोता रहा। उसी रात 11 बजे अचानक आईसीयू के मॉनिटर से एक लंबी बीप की आवाज आने लगी। मुस्कान के पापा की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी। उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। डॉक्टर भागते हुए अंदर गए। मुस्कान और उसका भाई रोहन शीशे के बाहर खड़े रो रहे थे। डॉक्टर, क्या हो मेरे पापा को? प्लीज कुछ बताइए, प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर अंदर सीपीआर दे रहे थे। लेकिन 15 मिनट बाद मॉनिटर की लाइन बिल्कुल सीधी हो गई। डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा झुका हुआ था। आई एम सॉरी मुस्कान, हम उन्हें नहीं बचा पाए। उनका दिल पहले ही बहुत डैमेज हो चुका था। ही इज नो मोर। मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसी वक्त रौनक अस्पताल के दरवाजे से अंदर घुसा। उसने दूर से ये सब देख लिया था। उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो जैसे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भागता हुआ मुस्कान के पास आया। मुस्कान प्लीज। मुस्कान ने अपना सर उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। पर जैसे ही उसने रौनक को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो उठी। खुश हैं आप? हो गया आपका बदला पूरा? आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा वजूद ले लिया और अब मेरे पापा भी चले गए। मुस्कान प्लीज संभालो खुद को। मुस्कान रौनक को जोर से धक्का दे देती है। दूर रहो मुझसे। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक मनहूस साया हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, सब कुछ तबाह हो गया है। मेरे पापा की लाश पड़ी है अंदर। ये सब तुम्हारी खामोशी की वजह से हुआ है। मुस्कान ने रौनक का कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोरने लगी। लौटा सकते हो मेरे पापा को? दे सकते हो अपनी उस दौलत से उन्हें सांसें? नहीं ना? तो चले जाओ यहां से, चले जाओ। मुस्कान रोते रोते रौनक के सीने पर हाथ मारते हुए बेहोश होकर गिर गई। रौनक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके सीने में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने हजारों खंजर एक साथ उतार दिए हों। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी एक खामोशी ने मुस्कान से उसका सब कुछ छीन लिया था। दौलत और पावर से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। रौनक ने बेहोश मुस्कान के माथे को चूमा और एक आखिरी बार उसकी तरफ देखकर फिर मुस्कान को रोहन के पास छोड़कर अस्पताल से बाहर निकल गया।
रौनक जानता था कि मुस्कान उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन अब वो मुस्कान के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जिसके बाद शायद मुस्कान की जिंदगी में वो ना रहे, लेकिन उसकी जिंदगी संवर जाए। 6 महीने बीत चुके थे। मल्होत्रा एम्पायर का वो खूंखार और घमंडी शेर रौनक मल्होत्रा अब एक जिंदा लाश बन चुका था। उसने अपना महल, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बोर्ड मीटिंग के बाद उसने अपने चाचा राजनाथ को जेल भिजवा दिया और कंपनी की सारी जिम्मेदारी अपने वकीलों को सौंपकर खुद शहर के गुमनाम और अंधेरे फ्लैट में कैद हो गया था। फ्लैट में चारों तरफ शराब की बोतलें बिखरी थी। रौनक जमीन पर बैठा था। उसके बाल बहुत बढ़ गए थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। वो इंसान जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, आज मुस्कान की एक तस्वीर सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ कर दो मुस्कान, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरी खामोशी ने तुम्हारे पापा की जान ले ली, पर कसम से मुस्कान, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता था, सिर्फ खुश। रौनक ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। जमीन पर डायमंड रिंग और एक छोटी सी सिंदूर की डब्बी रखी थी। तुमने कहा था ना कि मेरा सिंदूर तुम्हारे लिए एक दाग है। देखो, मैंने अपने आप को उस दाग की सबसे खौफनाक सजा दी है। मैं हर पल मर रहा हूँ मुस्कान। तुम्हारी यादें मुझे सोने नहीं देती। मेरी सांसें भी अब मुझे बोझ लगती है। काश काश तुम एक बार मुझे रौनक कहकर पुकार लेती। रौनक ने तस्वीर को चूमा और वहीं ठंडी जमीन पर शराब के नशे और दर्द में डूबकर गिर गया। उसके आंसुओं से वो तस्वीर भीग चुकी थी। वो इंसान अब सिर्फ इसीलिए जिंदा था ताकि दूर से मुस्कान की हिफाजत कर सके। दोस्तों, क्या मुस्कान और रौनक की कहानी यहीं खत्म हो गई? आपको ये कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। शहर के दूसरे कोने में एक छोटी सी बस्ती में मुस्कान ने किराए पर एक कमरा ले लिया था। अपने पापा के गुजरने के बाद मुस्कान ने रोहन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वो दिन में एक बेकरी में काम करती थी और रात को कपड़े सिलती थी। सुबह का वक्त था। मुस्कान किचन में चाय बना रही थी। उसने एक सादी सी सफेद कुर्ती पहनी हुई थी। चाय उबल रही थी और मुस्कान की नजरें दीवार पर टंगी अपने पापा की तस्वीर पर टिक गई, जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। मुस्कान की आंखों से एक आंसू आया। दीदी, आप फिर रो रही हो? मुस्कान ने झटके से अपने आंसू पोंछे और मुड़कर मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं तो, वो बस प्याज काट रही थी ना, इसीलिए आंख में पानी आ गया। तू जल्दी से तैयार हो जा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। रोहन तैयार होने चला गया। मुस्कान शीशे के सामने आई। उसने अपने बालों को बांधा। उसकी नजर अपने माथे की एक खाली मांग पर गई, जहां कभी रौनक ने सिंदूर भरा था। मुस्कान का दिल जोर से दर्द करने लगा। वो नफरत करती थी रौनक से, लेकिन न जाने क्यों इस 6 महीने में एक भी रात ऐसी नहीं गई थी जब उसने रौनक को याद करके आंसू ना बहाए हों। क्यों रौनक, क्यों किया आपने ऐसा? अगर आपने मुझसे झूठ नहीं बोला होता, अगर आपने वो सच नहीं छुपाया होता, तो शायद आज मैं आपके साथ होती। आपने मुझे इतना दर्द क्यों दिया कि मैं ना आपको माफ कर पा रही हूँ और ना ही आपको भूल पा रही हूँ। मुस्कान ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन रौनक का वो बारिश में रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। मुस्कान जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से मुंह छिपाकर सुबकने लगी। उसका दर्द उस समंदर की तरह था जिसका कोई किनारा नहीं था। रात के समय बेकरी से लौटते हुए मुस्कान को आज देर हो गई थी। सड़क पर सन्नाटा था। तभी मुस्कान को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा। बस्ती के कुछ गुंडे जो कई दिनों से मुस्कान पर बुरी नजर रखे हुए थे, उसके पीछे आ रहे थे। मुस्कान की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन गुंडों ने दौड़कर उसे घेर लिया। अरे मुस्कान डार्लिंग, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? तुम्हारा वो अमीर पति तो तुम्हें छोड़कर भाग गया ना। अब हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मुस्कान घबराकर पीछे हटने लगी। दूर हटो मुझसे, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुलाएगी? गुंडे ने मुस्कान का दुपट्टा खींचने की कोशिश की। तभी अंधेरे में से एक स्टील की भारी रॉड हवा में लहराती हुई आई और सीधे उस गुंडे के सर पर पड़ी।
गुंडा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। मुस्कान डर के मारे पीछे दीवार से चिपक गई। उसने देखा अंधेरे से एक साया बाहर निकल रहा था। उसने एक काली हुडी पहनी हुई थी और उसका चेहरा हुड के अंदर छिपा हुआ था। वो हुडी वाला इंसान किसी खूंखार जानवर की तरह उन गुंडों पर टूट पड़ा। उसने बिना कोई आवाज किए, बिना कोई रहम दिखाए उन गुंडों की वो हालत की कि उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें सड़क पर गूंजने लगी। सिर्फ 2 मिनट में सारे गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। मुस्कान खौफ से कांप रही थी। वो शख्स धीरे से मुस्कान की तरफ मुड़ा। उसकी हुडी थोड़ी सी पीछे खिसकी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मुस्कान की सांसें अटक गईं। वो आंखें, वो खूंखार लेकिन दर्द भरी आंखें। रौनक? रौनक के होंठ से खून बह रहा था क्योंकि एक गुंडे ने उसे मुक्का मार दिया था। रौनक ने एक पल के लिए मुस्कान को देखा। उसकी आंखों में बेतहाशा प्यार और दर्द था। लेकिन इससे पहले कि मुस्कान कुछ और बोलती, रौनक पीछे हटा और अंधेरे में दौड़कर गायब हो गया। रौनक, रुकिए रौनक! मुस्कान उसके पीछे दौड़ी, लेकिन सड़क खाली थी। मुस्कान वहीं सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों मेरी परछाई बनकर मेरे पीछे चल रहे हैं? चले जाइए मेरी जिंदगी से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुस्कान सड़क पर बरसती बारिश में रो रही थी और दूर एक गली के अंधेरे में खड़ा रौनक उसे देख रहा था, आंखों में आंसू लिए। अगले दिन यश सिंघानिया, वही राइवल बिजनेसमैन जिसकी पार्टी में रौनक ने हड्डी तोड़ी थी, अपने आलीशान ऑफिस में बैठा शराब पी रहा था। तभी उसका एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। बॉस, खबर पक्की है। रौनक मल्होत्रा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और वो अपनी बीवी मुस्कान से अलग रह रहा है। मुस्कान एक बस्ती में अकेली रहती है, सिर्फ उसके साथ उसका छोटा भाई है। यश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपना ग्लास टेबल पर पटका। रौनक मल्होत्रा, उस दिन तूने भरी महफिल में यश सिंघानिया का हाथ मरोड़ा था ना? अपनी उस 2 कौड़ी की बीवी के लिए तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई थी। अब देख मैं क्या करता हूं। यश अपनी जगह से उठा। मुझे वो लड़की मुस्कान किसी भी कीमत पर चाहिए। आज रात बस्ती पर हमला करो। उसका भाई मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो लड़की मेरे गेस्ट हाउस पर चाहिए। जब रौनक को पता चलेगा कि उसकी जान, उसकी मुस्कान यश सिंघानिया की कैद में है, तो वो खून के आंसू रोएगा। मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। मुस्कान काम से वापस लौटी। उसका दिमाग अभी भी कल रात की घटना में उलझा हुआ था। रौनक की वो खून से लथपथ हुडी और उसकी वो दर्द भरी आंखें मुस्कान के जहन से नहीं निकल रही थी। जैसे ही मुस्कान ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि जमीन पर एक सफेद रंग का लिफाफा पड़ा है। उसने लिफाफा उठाया और उसे खोला। अंदर कुछ पैसे थे और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। कागज पर रौनक की जानी पहचानी हैंडराइटिंग में लिखा था। रोहन की स्कूल की फीस का आखिरी दिन कल है। मुझे पता है तुमने बेकरी के मालिक से एडवांस मांगा था, पर उसने नहीं दिया। ये पैसे रख लेना। ये किसी मल्होत्रा के नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की मेहनत की कमाई है जो आज भी खुद को तुम्हारा गुनहगार मानता है। प्लीज रोहन की पढ़ाई को मत रुकने देना। तुम्हारा एक साया। मुस्कान के हाथों से वो कागज छूटकर गिर गया। उसकी सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो इंसान जो कभी 500 करोड़ की डील को जूते की नोक पर रखा करता था, वो आज उसके भाई की 5000 की फीस के लिए किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था। मुस्कान दरवाजा खोलकर पागलों की तरह बाहर भागी। बाहर जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। रौनक, सामने आइए, मुझे पता है आप यहीं हैं। रौनक! लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की आवाज थी। क्यों सजा दे रहे हैं आप खुद को इतनी? मैं नफरत करना चाहती हूँ आपसे, लेकिन आप मुझे नफरत भी नहीं करने दे रहे। मैं थक गई हूँ रौनक, मैं बहुत थक गई हूँ। मुस्कान बारिश में भीग रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला था, जो शायद उसकी जान ही ले ले या फिर उसे हमेशा के लिए उसकी रौनक से मिला दे। मुस्कान सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठी रो रही थी। तेज बारिश उसकी कुर्ती को भिगो चुकी थी। वो पागलों की तरह रौनक को पुकार रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था, या शायद कोई था। सड़क के किनारे एक पुरानी बंद दुकान के छज्जे के अंधेरे में रौनक खड़ा था। मुस्कान को इस तरह तड़पते देखकर उसका दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था। उसने मुस्कान की तरफ एक कदम बढ़ाया भी,
लेकिन तभी उसके कानों में मुस्कान के वो आखिरी शब्द गूंज गए। तुम एक मनहूस साया हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ तबाह हो गया है। रौनक के कदम वहीं जम गए। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखूनों से खून रिसने लगा। नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता मुस्कान। मेरी परछाई भी तुम्हारे लिए पनौती है। मैं तुम्हें फिर से कोई दर्द नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत छाता लेकर गुजर रही थी। रौनक ने अंधेरे में से अपना एक हाथ बाहर निकाला और अपनी जेब से कुछ पैसे उस औरत की तरफ बढ़ा दिए। अम्मा, वो लड़की जो बीच सड़क पर रो रही है, प्लीज ये पैसे रख लीजिए और अपना छाता उसे दे दीजिए। उससे कहिएगा कि बारिश में बीमार पड़ जाएगी। बूढ़ी औरत ने पैसे लिए और मुस्कान के पास गई। उसने मुस्कान के सर पर छाता तान दिया। उठ जा बेटी, क्यों इस तरह अपनी जान निकाल रही है? वो जो अंधेरे में एक बाबू खड़ा है ना, उसने मुझे पैसे देकर ये छाता तुझे देने को कहा है। बहुत रो रहा था बेचारा। मुस्कान झटके से उठी और उस अंधेरी दुकान की तरफ दौड़ी। रौनक, रुकिए! लेकिन जब तक वो वहां पहुंची, रौनक वहां से जा चुका था। जमीन पर सिर्फ रौनक के जूतों के कीचड़ सने निशान थे और कुछ खून की बूंदें जो रौनक की मुट्ठी से गिरी थी। मुस्कान ने छाते को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। आज उसे रौनक की खामोशी से डर लग रहा था। वो वैसे ही तड़पते हुए अपने घर चली गई। अगले दिन मुस्कान रौनक की फीस जमा करके बेकरी की तरफ लौट रही थी। उसका रास्ता शहर के एक पुराने कंस्ट्रक्शन साइट से होकर गुजरता था। मुस्कान गुमसुम से चल रही थी। तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ओए, तुझे ठीक से बोरी उठानी नहीं आती क्या? एक तो मरियल सा है, ऊपर से कामचोर। जल्दी चल, 50 सीमेंट की बोरियां आज ही ट्रक में चढ़ानी है, तब जाकर 500 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी। मुस्कान की नजर उस मजदूर पर गई। उसने एक फटी हुई पुरानी शर्ट पहनी थी जो पसीने और सीमेंट के धूल से पूरी तरह सन चुकी थी। उसके कंधे पर 50 किलो सीमेंट की बोरी थी। उसकी गर्दन और कंधे छिल गए थे, जहां से हल्का हल्का खून रिस रहा था। मजदूर ने बोरी ट्रक पर रखी और पलटकर अपने माथे का पसीना पोंछा। जैसे उस मजदूर का चेहरा मुस्कान की तरफ घूमा, मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फीस की रसीद नीचे गिर गई। वो मजदूर कोई और नहीं, रौनक मल्होत्रा था, देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, जो लाखों की रोलेक्स घड़ी पहनता था, जिसके एक इशारे पर शहर की सरकारें हिल जाती थी। वो आज 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए 50 किलो की बोरियां ढो रहा था। वो एक पेड़ के पीछे छिप गई और अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कल रात लिफाफे में जो पैसे थे वो किसी बैंक अकाउंट के नहीं, बल्कि रौनक के इसी खून और पसीने की कमाई थे। रौनक ने कहा था कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। उसने वाकई सब कुछ छोड़ दिया था। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। तभी ठेकेदार ने रौनक को पीछे से धक्का दिया। क्या खड़ा है वहां बुत बनकर? चल, दूसरी बोरी उठा। रौनक बिना कुछ बोले, बिना गुस्सा किए चुपचाप गया और दूसरी बोरी अपने जख्मी कंधे पर उठा ली। मुस्कान ये मंजर और नहीं देख पाई। वो वहां से भाग गई। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि जिस इंसान ने उसके गुरूर को, उसके गुस्से को मार दिया, क्या वो इंसान माफी के लायक नहीं है? शाम के वक्त बाहर मौसम अचानक बहुत खराब हो गया था। तेज हवाएं चल रही थी। मुस्कान अपने छोटे से किचन में खाना बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार रौनक के उस जख्मी कंधे पर जा रहा था। उसने तय कर लिया था कि आज वो रौनक से बात करके रहेगी। वो अब उसे इस तरह तिलमिल कर मरने नहीं दे सकती। रोहन कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। बस्ती में अक्सर लाइट जाती थी, इसलिए मुस्कान ने ध्यान नहीं दिया। रोहन, मैं मोमबत्ती ला रही हूँ, तो अपनी जगह पर बैठना। मुस्कान ने मोमबत्ती जलाई। तभी दरवाजे पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। किसी ने बाहर से दरवाजे पर लात मारी थी। इससे पहले कि मुस्कान कुछ समझ पाती, लकड़ी का वो कमजोर दरवाजा टूटकर अंदर गिर गया। दरवाजे पर 4 हट्टे कट्टे गुंडे खड़े थे और उनके बीच में सिगार पीता हुआ खड़ा था यश सिंघानिया। यश के चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान थी। वेलकम टू दी डार्कनेस मिसेस मल्होत्रा। तुम्हारा नया घर तो बहुत छोटा है। चलो, तुम्हें तुम्हारी औकात के हिसाब से महल में ले चलता हूँ। मुस्कान डर के मारे पीछे हटी।
उसने पास रखा एक चाकू उठा लिया। यश ने जोर से हंसा। कौन हो तुम, और मेरे घर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? बाहर निकल जाओ वरना मैं जान से मार दूंगी। चाकू? मुझसे लड़ोगी? अरे मैं तो यहां तुम्हारे उस पागल आशिक रौनक का घमंड तोड़ने आया हूं। लड़को, पकड़ लो इसे। 2 गुंडे मुस्कान की तरफ बढ़े। तभी रोहन अंदर से दौड़ता हुआ आया और उसने एक गुंडे के पैर पर जोर से डंडा मारा। मेरी दीदी को हाथ मत लगाना, इस पिल्ले को रास्ते से हटाओ। एक गुंडे ने रोहन को कॉलर से उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। रोहन के सर से खून बहने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। रोहन, नहीं! मुस्कान अपने भाई की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन पीछे से गुंडे ने मुस्कान के बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर घसीट लिया। मुस्कान के हाथ से चाकू दूर आ गिरा। अब आएगा मजा, जब रौनक को पता चलेगा कि उसकी बीवी मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ा रही है। तो वो जिंदा होते हुए भी मर जाएगा बेचारा। यश ने मुस्कान के गाल पर हाथ फेरने की कोशिश की। मुस्कान ने पूरी ताकत से यश के मुंह पर थूक दिया। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की ना, तो मेरा रौनक तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। तुम उसे जानते नहीं हो। यश ने गुस्से में मुस्कान को एक जोरदार तमाचा मारा। मुस्कान का होंठ कट गया और वो जमीन पर गिर गई। उठाओ इसे और गाड़ी में डालो। गुंडों ने मुस्कान को जबरदस्ती उठा लिया। मुस्कान पूरी ताकत से चीख रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, रौनक, रौनक मुझे बचाओ। मुस्कान की वो दर्दनाक चीख बस्ती के सन्नाटे को चीरती हुई आसमान में गूंज गई, लेकिन उसे सुनने वाला उसका मसीहा वहां नहीं था। यश के गुंडे मुस्कान को एक काली वैन में डालकर वहां से निकल गए। पीछे छोड़ गए तो सिर्फ रोहन के खून से लथपथ बेहोश लाश। बारिश और तूफानी हवाओं के बीच रौनक काम से लौटकर हमेशा की तरह मुस्कान के घर के बाहर वाली गली में पहुंचा। आज उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसी वो घर के करीब पहुंचा, उसकी नजर टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी। वो पागलों की तरह अंदर दौड़ा। अंदर का नजारा देखकर रौनक की सांसें रुक गई। सारा सामान बिखरा पड़ा था। जमीन पर मुस्कान की टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी और एक कोने में रोहन खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। रोहन! रौनक दौड़कर उसके पास घुटनों के बल बैठा और सर अपनी गोद में रख लिया। रोहन, आंखें खोलो, क्या हुआ यहाँ? मुस्कान कहाँ है? रौनक ने पास रखे पानी की जग से रोहन के मुंह पर छींटे मारे। रोहन ने कराहते हुए आंखें खोली। रौनक भैया, वो यश सिंघानिया वो दीदी को उठाकर ले गया। उसने कहा वो दीदी को मार देगा। यश सिंघानिया नाम सुनते ही रौनक के शरीर का सारा खून जैसे आंखों में उतर आया। उसकी नसें तन गई और आंखों में एक ऐसी खौफनाक आग जल उठी जो किसी भी दुनिया को भस्म कर सकती थी। वो खूंखार जानवर 6 महीने से खामोश था। आज वो जाग चुका था। तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ। उसने रोहन के लिए एम्बुलेंस बुलाई और जमीन से मुस्कान की एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा उठा लिया। उस टुकड़े को मुट्ठी में भींचते हुए रौनक की आंखों से एक आंसू गिरा। यस सिंघानिया, तूने मेरी दुनिया पर हाथ डाला है। आज मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। यश सिंघानिया मुस्कान को अपने गेस्ट हाउस नहीं बल्कि शहर के बाहर एक पुराने सुनसान वेयरहाउस में लाया था। मुस्कान को एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। यश उसके सामने खड़ा शराब पी रहा था। क्या हुआ मुस्कान डार्लिंग? अभी तो तुम बहुत फुदक रही थी कि तुम्हारा रौनक आएगा। हाँ, कहाँ है वो? सुना है 500 रुपए के लिए सीमेंट की बोरियां ढो रहा है। वो क्या बचाएगा तुम्हें? तुमने शेर को सिर्फ सोते हुए देखा है यश सिंघानिया। जिस दिन वो जागेगा ना, तुम अपनी जान की भीख मांगोगे। मेरा रौनक तुम्हें चीर कर रख देगा। तेरी ये जबान बहुत चलती है ना। आज मैं तेरा वो गुरूर तोड़ूंगा कि तू रौनक का नाम लेना भूल जाएगी। यश ने मुस्कान की कुर्ती का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी वेयरहाउस का लोहे का बड़ा शटर एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर अंदर गिरा। एक काली एसयूवी शटर को तोड़ते हुए सीधा अंदर घुसी और यश के 2 गुंडों को हवा में उड़ाती हुई रुकी। चारों तरफ धूल और धुआं छा गया। यश के गुंडों ने अपनी बंदूकें और लोहे की रॉड निकाल ली। कार का दरवाजा खुला। धूल के बीच में से एक लंबा खूंखार साया बाहर निकला। वो रौनक था। उसके एक हाथ में लोहे की एक भारी रॉड थी और आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत।
रौनक को देखते ही मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। रौनक, मारो इस कुत्ते को, इसे जिंदा मत छोड़ना। 20 गुंडे एक साथ रौनक पर टूट पड़े, लेकिन आज रौनक कोई इंसान नहीं, एक मौत का फरिश्ता बन चुका था। एक गुंडे ने पीछे से वार करना चाहा, लेकिन रौनक ने बिना देखे अपनी रॉड घुमाई और उसके जबड़े को चकनाचूर कर दिया। दूसरे ने चाकू मारा। रौनक ने उसका हाथ मरोड़कर उसी का चाकू उसके पैर में उतार दिया और उसे हवा में उठाकर 2 और गुंडों पर फेंक दिया। वो एक एक करके गुंडों की हड्डियां तोड़ रहा था। वेयर हाउस में सिर्फ दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। महज 10 मिनट के अंदर यश के 20 गुंडे जमीन पर खून से लथपथ तड़प रहे थे। किसी के हाथ टूट गए थे तो किसी के पैर। रौनक भी बुरी तरह जख्मी था। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसके कदम यश की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यश घबराकर अपनी रिवॉल्वर निकालता है और सीधा मुस्कान के सर पर तान देता है। रुक जा रौनक, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। रौनक के कदम वहीं रुक जाते हैं। मुस्कान की जान खतरे में देखकर वो अपने लोहे की रॉड फेंककर यश के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। मुस्कान रोते हुए चिल्लाती है, नहीं रौनक, इसे गोली चलाने दीजिए। यश पागलों की तरह हंसते हुए ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि रौनक एक झटके में उछलकर यश के हाथ पर जोरदार लात मारता है। गन दूर जाकर गिरती है। रौनक यश को जमीन पर पटक कर उस पर मुक्कों की बरसात कर देता है। वो यश को जान से मारने ही वाला होता है कि मुस्कान भागकर पीछे से रौनक को कसकर गले लगा लेती है। रुक जाइए रौनक, हमारे प्यार की शुरुआत किसी की मौत से नहीं होनी चाहिए। प्लीज, मुझे आपके हाथ खून से रंगे हुए नहीं चाहिए। मुस्कान के गले लगते ही रौनक का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो मुस्कान को बाहों में घेर लेता है। तभी बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगते हैं। एम्बुलेंस के पास बैठी मुस्कान रुई से रौनक के जख्म साफ कर रही थी। रौनक बस प्यार से मुस्कान को देख रहा था। क्यों किया आपने ये सब? 6 महीने से 500 रुपए की दिहाड़ी कर रहे थे। खुद को इतनी खौफनाक सजा क्यों दी? क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना वो मल्होत्रा एम्पायर मेरे लिए सिर्फ कचरा है मुस्कान। मेरे चाचा की वजह से तुम्हारे पापा गए। मैं उस गिल्ट में रोज मर रहा हूँ। मुस्कान से अब और दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। वो रौनक को कसकर अपने गले से लगा लेती है। मैं हार गई रौनक, आपके इस प्यार ने मुझे हरा दिया। मैंने आपको माफ किया, हमेशा के लिए। 1 साल बीत चुका था। मल्होत्रा मेंशन में सुबह मुस्कान लाल साड़ी में तैयार हो रही होती है। तभी रौनक पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मुस्कान मुस्कुराकर ड्रेसिंग टेबल से वही पुराना सिंदूर की डिब्बी उठाती है और रौनक के हाथ में दे देती है। उस रात आपने दुनिया को दिखाने और मजबूरी में मेरी मांग भरी थी, पर आज मैं चाहती हूं कि आप ये सिंदूर मुझे पूरे हक और अपने प्यार से मेरी मांग में भरें। रौनक की आंखें खुशी से चमक उठती है। वो डिब्बी से एक चुटकी सिंदूर लेता है और बहुत ही प्यार से मुस्कान की मांग भर देता है। मुस्कान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान खिल उठती है और रौनक उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है। एक चुटकी सिंदूर का जो सफर धोखे और दर्द से शुरू हुआ था, वो आज सच्चे प्यार पर मुकम्मल हो गया था। एक चुटकी सिंदूर जिंदगी में सिर्फ खुशियां नहीं, कभी कभी परीक्षाएं भी लाती है। लेकिन सच्चा जीवन साथी वही होता है जो अपने जीवन साथी का हर मोड़ पर साथ निभाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी और कहानी को शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां और ला सकें।